वेलकम दोस्तों, इग्नू रिवीजन सीरीज का ये हमारा पहला वीडियो है। IBO 6 यूनिट 1 इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशन। एक क्विक रिवीजन हम लोग इस चैप्टर का करेंगे। ओके, सो इंट्रोडक्शन। द नीड फॉर फ्लो ऑफ फंड्स अमंग नेशन अराइज बिकॉज ऑफ टू रीजन। व्हाट आर दीज रीजंस? तो पहला रीजन है कि ट्रेड बिटवीन नेशन। तो फंड फ्लो का जो नेशन का जो ये नीड है वो अराइज हुआ बिकॉज ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस। हम लोग एक नेशन से दूसरे नेशन ट्रेड कर रहे हैं एंड द फंड मे बी ट्रांसफर फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर बोथ एट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट लेवल फॉर इन्वेस्टमेंट। तो हम लोग इन्वेस्टमेंट के लिए भी फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये दो बेसिकली मेन रीजन है जिसके लिए फंड फ्लो का नीड राइज हुआ है अमॉन्ग द नेशंस। ओके, नाउ कंसेप्ट हमारा 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला है IMS इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, दूसरा सिस्टम ऑफ एक्सचेंजिंग करेंसी एंड थर्ड इज मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटिंग एंड स्टेबलाइजिंग द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। ओके, तो सबसे पहला हमारा डिस्कस द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। ओके, दिस इज अ सेट ऑफ रूल अरेंजमेंट एंड प्रैक्टिसेस एंड इंस्टीट्यूशंस अंडर विच पेमेंट्स आर मेड एंड रिसीव्ड फॉर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अक्रॉस द नेशनल बाउंड्रीज। मतलब कि ये एक सेट ऑफ अरेंजमेंट्स और रूल और इंस्टीट्यूशन है जिसके तहत पेमेंट या तो हम लोग कर रहे हैं किसी को या तो हम लोग किसी से रिसीव कर रहे हैं अक्रॉस दी नेशनल बाउंड्रीज। तो जहाँ यहाँ पे हमेशा ये टर्म आएगा कि हम लोग अक्रॉस दी नेशनल बाउंड्रीज, विद इन द नेशन नहीं बट विद इन 2 or more nations. Okay, now this system is not concerned with the supply of international money, लेकिन ये सिर्फ इंटरनेशनल मनी के सप्लाई से कंसर्न नहीं है बट द रिलेशनशिप अमॉन्ग 100 और सो करेंसीज। ठीक है, तो करेंसी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज और उनके बीच का रिलेशन को लेके ये ज़्यादा कंसर्न है। ओके, Next, international monetary relations are governed not only by the fund rules but by agreement and consultation among nations through other international institutions like World Trade Organization, WTO, G8, OECD। तो ये सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे ये जो मॉनेटरी रिलेशंस है वो गवर्न सिर्फ फंड रूल से नहीं होता बट ऑल्सो विथ एग्रीमेंट्स एंड कंसल्टेशन। तो हम लोग अग्रीमेंट बनाते हैं और कंसल्ट लेते हैं अमॉन्ग डिफरेंट नेशंस। ओके, इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज क्या है? दोज दैट अफेक्ट एक्सचेंज रेट्स। तो जो एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करता है वो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी का हिस्सा है। सेकेंडली, द सिस्टम इज कंसर्न विद हाउ नेशन सेटल देयर अकाउंट्स विद वन अनदर। तो अगर एक नेशन दूसरे नेशन के साथ ट्रेड या इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो इस ट्रेड या इन्वेस्टमेंट को वो किस तरह से सेटल डाउन कर रहा है। ओके, तो इसका अकाउंट्स का भी जो एक सिस्टम है उसके लेके भी ये कंसर्न है एंड हाउ दे पे, मतलब ये किस तरह से पे या रिसीव। इम्पॉर्टेंट पॉलिसी यहाँ पर ये भी है जो इफेक्ट कर रहा है एक्सचेंज रेट को। ओके, इन ब्रॉड टर्म IMS जो है ये इन्वॉल्व करता है मैनेजमेंट ऑफ 3 प्रोसेस। किस किस चीज़ का? एडजस्टमेंट ऑफ बैलेंस पेमेंट पोजीशन, मतलब कंट्री किस तरह से पेमेंट कर रही है और उसका क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन, कंट्री का पोजीशन क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, इंक्लूडिंग एस्टैब्लिशमेंट एंड ऑल्टरेशन ऑफ एक्सचेंज रेट्स। दूसरा, फाइनेंसिंग ऑफ पेमेंट्स इम्बैलेंसेज अमॉन्ग कंट्रीज बाय यूज ऑफ क्रेडिट और रिजर्व एंड थर्ड इज प्रोविजन ऑफ इंटरनेशनल मनी। नीड फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। ओके, तो इसका ज़रूरत ही क्यों पड़ा? ऑफकोर्स वी हैव पहले ही हम लोग इसका ये देख लिए कि जो मेन कैटेगरी है, पहला तो कि ट्रेड बिटवीन नेशन और दूसरा था फंड इसलिए भी ट्रांसफ़र होता है ड्यू टू इन्वेस्टमेंट्स। तो इसके लिए नीड फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम का बहुत ज़रूरत है फॉर दिस रेगुलेशन। A global economy is characterized not only by the free movement of goods and services but also by the free movement of ideas and capital. Okay, the movement in exchange rate and interest rate, stock prices in various countries are intimately interconnected. तो exchange rate एक country का बहुत ही intimately connected है to the rates of other country और ये determine करेगा कि आप एक country से कैसे और कितना trade कर रहे हो। Okay, देन देर आर सर्टेन बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। ठीक है, जैसे कि इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, द रैपिड स्प्रेड ऑफ इनोवेशन फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। नॉन इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो है फ्रीडम ऑफ चॉइस एसोसिएटेड विद द इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ गुड्स। ओके, सो ये सब बेनिफिट्स है कुछ ग्लोबल इकोनॉमी के। हाउएवर कैपिटलिज्म, ग्लोबल कैपिटलिज्म इज नॉट विदाउट इट प्रॉब्लम। तो इसके प्रॉब्लम क्या है? अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट हर जगह इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, कहीं ज़्यादा कहीं कम, एज पर दी एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट रेट, जिस तरह से फेवर करता है पर्टिकुलर ट्रेड को एक जियोग्राफिकल लोकेशन। ओके, एंड इंस्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, द इंसिपिएंट थ्रेट ऑफ ग्लोबल मोनोपोलीज। तो थ्रेट भी होता है कि ग्लोबल मोनोपोली कोई ये ना कर ले, जैसे कि हमारा यहाँ जो सेल फोन या मोबाइल फ़ोन्स है तो जनरली जो एंड्रॉयड फ़ोन्स है
ये पर्टिकुलर कंपनी का, अगर कोई कंपनी इस का ही प्रोड्यूस और सेल हो रहा है ज़्यादा, तो एक मोनोपोली क्रिएट होने का चांसेस रहता है, जो कि एट सम पॉइंट इज़ नॉट गुड फॉर कंपटीशन. ओके. एम्बिगियस रोल ऑफ द स्टेट एंड क्वेश्चन ऑफ वैल्यूज एंड कोहेशंस. देन वी हैव गोल्ड स्टैंडर्ड. तो गोल्ड स्टैंडर्ड एक मॉनेटरी सिस्टम था जो कि ऑपरेट किया करता था बिफोर 1914 एंड 18 के वार से पहले. ओके. तो इसका जस्ट डेफिनेशन है, आप लोग गो थ्रू कर सकते हैं. देन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज हियर ब्रेटन वुड्स, IMF एंड द वर्ल्ड बैंक. ठीक है. टुवर्ड्स द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू द आउटलाइन ऑफ पोस्ट वॉर इंटरनेशनल मनी सिस्टम मॉनेटरी सिस्टम हैड ऑलरेडी बीन अग्रीड अपॉन. ठीक है. तब जाके ब्रेटन वुड्स, IMF और वर्ल्ड बैंक का एस्टेब्लिशमेंट होता है. द वर्ल्ड बैंक वॉज एस्टेब्लिश्ड एट द सेम टाइम. ओके. एंड IMF अग्रीमेंट है, वही न्यू परमानेंट इंस्टीट्यूशन द IMF वॉज टू बी एस्टेब्लिश. तो सेम है कि पोस्ट वार मीन्स वर्ल्ड वार 2 के बाद ये 3 संगठनों का ये हुआ, स्थापना हुआ. वर्ल्ड बैंक. ठीक है. तो वर्ल्ड बैंक क्या है? ये एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन है. ओके. तो जो ब्रेटन वुड्स एस्टैब्लिश किया गया था वो एस्टैब्लिश करता है IMF और वर्ल्ड बैंक को. तो IMF जो है उसको पावर दिया गया था टू फोर्स इवन इट्स लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मेंबर्स टू ऑब्जर्व द स्टेबलाइजेशन एंड एडजस्टमेंट रूल्स. तो IMF के पास ये पावर्स थे. ओके. इट कुड डू सो इन द केस ऑफ अ डेफिशिएंट कंट्री व्हेन आस्क्ड एज अ लेंडर. डेफिशिएंट कंट्री मतलब जो कंट्री जिसका बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिएट है. ओके. तो उसको एज अ लेंडर आस्क्ड ऑफ द लास्ट रिजोर्ट इन केस ऑफ अ सरप्लस कंट्री. ओके. ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, आप यहाँ तक भी कर लेंगे तो हो जाएगा. देन द IMF dealt with short term the IMF dealt with the short term aspect of इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे कि टेकिंग द फाइनेंशियल मेजर टू फैसिलिटेट हाई लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम. तो IMF का जो स्कोप था वो उतना वाइड नहीं था, वो सिर्फ शॉर्ट टर्म एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी पर ही ध्यान देती थी, जैसे कि फाइनेंशियल मेजर टू फैसिलिटेट हाई लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम. ओके. तो वो क्या एड्रेस नहीं करती थी? लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्रोग्राम को. ये सब प्रॉब्लम जो है इसको वो एड्रेस नहीं कर रही थी. तो फॉर दिस पर्पस वर्ल्ड बैंक वॉज क्रिएटेड, जो कि इस प्रॉब्लम पे ध्यान देती थी, दैट इज लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमी. IMF dealt with short term while World Bank dealt with long term development problems. Okay. So its task was to assist and supplement private international investment. ओके. इसका टास्क ये था कि असिस्ट और सप्लीमेंट करेगा प्राइवेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को, और ये एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है. तो इसका भी बहुत इजीली आप याद रख सकते हैं अगर आप बेसिकली इसको समझ जाए कि IMF और वर्ल्ड बैंक में डिफरेंस क्या है और ये किस तरह से काम करता है. वर्ल्ड बैंक जो है डिफरेंट कंट्री को डिफरेंट टाइम्स पे सर्व किया है, हेल्प किया है, एंड विद डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम वाले कंट्री को भी सर्व किया है. इट लेंट आउट द फंड्स प्लेस्ड एट इट्स डिस्पोजल बाय द मेंबर कंट्री. ओके. तो ये फंड को लेंट आउट भी करता है. अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है वीकनेसेस ऑफ ब्रेटन वुड अग्रीमेंट और या फिर ब्रेटन वुड सिस्टम. तो पहला वीकनेस था कि ये जो सिस्टम था ये डिड नॉट प्रोवाइड फॉर अ सिस्टमैटिक मीन्स बाय विच वर्ल्ड रिजर्व्स कुड ग्रो विद द वर्ल्ड ट्रेड एंड वर्ल्ड इकोनॉमी. तो इस सिस्टम के अंदर ये ऐसा कुछ मेजर प्रोवाइड नहीं किया था जिससे कि वर्ल्ड रिजर्व ग्रो कर पाता विद वर्ल्ड ट्रेड एंड वर्ल्ड इकोनॉमी. ओके. द वर्ल्ड रिजर्व्स इंक्रीज पार्शली बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गोल्ड. मतलब यहाँ पे वो फिर इसको इनमरेट कर रहा है, मतलब इसको एक डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों ऐसा वर्ल्ड रिजर्व जो है वो पार्शली इंक्रीज हुआ था जस्ट बिकॉज द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गोल्ड. ओके. देन सेकेंड वीकनेस बताता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट प्रोसेस को लेके जो ब्रेटन वुड्स का कंसर्न था उसको लेके ये सेकेंड वीकनेस है. इसमें क्या है? एज इंडिविजुअल कंट्री फेस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिट्स. ओके. द इंटरनेशनल कम्युनिटी प्रोवाइडेड क्रेडिट्स एंड एडवाइस थ्रू द फंड. तो जहाँ पर कंट्री फेस कर रही थी बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिट्स में, इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या कर रही है? प्रोवाइड कर रही है क्रेडिट्स एंड एडवाइस थ्रू द फंड. ओके. एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट वॉज अ रेयर इवेंट. ठीक है. इन इंडस्ट्रियल कंट्री एंड व्हेन दे ऑकर्ड they were large and ad hoc in response to speculative attacks. Okay. Then third weakness क्या है? Failure of the system to cope with the large disequilibrating capital flows. Okay. Interest rates differentials could induce sizable movement of capital. This could not be controlled without controlling all the international transaction.
दस क्रिएटिंग डिसइक्विलिब्रियम फोर्सेस। तो थर्ड वीकनेस जनरली जो है वो डिसइक्विलिब्रेटिंग फोर्सेस है, जो कि इक्वल बराबर में नहीं जा रही है, जहाँ जो कैपिटल इनफ्लो है, इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत ही डिफरेंशियल हो रहा है, और जिसके कारण जो मूवमेंट ऑफ कैपिटल है वो हाईली वॉलेटाइल और बहुत मीन्स हाँ, जो मूवमेंट ऑफ कैपिटल है वो काफ़ी डिसइक्विलिब्रेटिंग है, इट इज़ नॉट इक्वली एंड वेरी वॉलेटाइल विथ ईच अदर। नेक्स्ट टॉपिक इज कैलकुलेशन ऑफ SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ओके, तो ये कैलकुलेट कैसे करेंगे? बाय यूजिंग अ करेंसी बास्केट, ठीक है, विच इंक्लूड्स, ये करेंसी बास्केट क्या है? ये इंक्लूड करता है करेंसी ऑफ मेंबर्स हैविंग द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग 1980 to 84। दिस इंक्लूड द US डॉलर। ये जो करेंसी कौन कौन सा करेंसी बास्केट में कौन कौन सा करेंसी होंगे? वो होगा US डॉलर, DHS मार्क, Japanese yen and French franc and the pound sterling. The dollar value of SDR is computed daily by using average of buying and selling at midday on the London Foreign Exchange Market। तो इस तरह से ये SDR कैलकुलेट करता है। ये कैलकुलेट किससे करते हैं? यूजिंग अ करेंसी बास्केट। ये करेंसी बास्केट में क्या क्या करेंसीज आती है? मेंबर्स, करेंसी ऑफ मेंबर्स जिनका कि लार्जेस्ट एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड एंड सर्विसेज है ड्यूरिंग द ईयर 80s to 84। ओके, और ये इंक्लूड करता है US डॉलर एंड ऑल द अदर करेंसी रिटर्न हियर। ओके, तो जो आप डॉलर का जो वैल्यू कंप्यूट कैसे कर रहे हैं ऑफ SDR, ये कंप्यूट कर रहे हैं एवरेज निकाल के ऑफ बाइंग एंड सेलिंग एट मिड डे। ओके, देन वी हैव GA गैट। सो इसका यहाँ पे एक समरी यहाँ पे कर दिया है, तो ये वाला ज़्यादा इजी रहेगा समझने के लिए। तो GATT क्या है? ये एक मल्टीलैटरल अग्रीमेंट है जो रेगुलेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड को। इसका पर्पस यही है कि द पर्पस ऑफ विच इज़ द सब्सटेंशियल रिडक्शन ऑफ टैरिफ्स एंड अदर ट्रेड बैरियर्स। ठीक है, तो रिडक्शन इन टैरिफ्स इसका एक पर्पस है, और दूसरे और भी ट्रेड बैरियर्स, जिससे कि ट्रेड को फ्लो ऑफ ट्रेड को प्रॉब्लम होता है, तो वो बैरियर्स को रिड्यूस करना, एलिमिनेशन ऑफ प्रेफरेंसेस ऑन अ रेसिप्रोकल एंड म्यूचुअली एडवांटेजियस बेसिस। ओके, और क्या है? इट एडवोकेट्स द प्रिंसिपल ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, और ये काफ़ी ट्रांसपेरेंसी को भी प्रमोट करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है वो है WTO का, दैट इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, विद द रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, और ये कंसर्न होता है विद द रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन नेशंस। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड, और इसका मेन फंक्शन है टू इंश्योर दैट ट्रेड फ्लोज स्मूथली एंड प्रिडिक्टिवली एंड फ्रीली एज पॉसिबल। ठीक है, तो WTO का फंक्शन क्या है? एडमिनिस्ट्रिंग WTO ट्रेड अग्रीमेंट्स, प्रोवाइडिंग अ फोरम फॉर ट्रेड नेगोशिएशंस, handling trade disputes, monitoring national trade policies, providing technical assistance and training for developing countries, and ensuring cooperation with the international organizations। तो ये जनरली कंसर्न है रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बिटवीन नेशंस। ओके, यूरोपियन मॉनेटरी सिस्टम ये दूसरा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो EMS जो है ये क्रिएट किया गया था इन रिस्पॉन्स टू द कोलैप्स ऑफ ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट। तो जब ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट कोलैप्स कर गया था, तो उसके रिस्पॉन्स में इसे इसे क्रिएट किया गया था। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू स्टेबलाइज इन्फ्लेशन एंड स्टॉप लार्ज एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस बिटवीन यूरोपियन कंट्रीज। सो लार्ज एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए, जो कि नॉट गुड फॉर ट्रेड है, तो उसको रोकने के लिए भी ये EMS को लाया गया था। ओके, सो बुक का डेफिनेशन क्या है? was created by the countries in EU to establish a zone of exchange rate stability and with a view to encourage trade and growth, so that integration of economic policies in the EU would be speeded up. Main feature है is the operation of its exchange rate. ECU is the basket of fixed amounts of EU currency. Okay. The final topic इस चैप्टर का is the Asian currency crisis. ये currency crisis caused हुआ था by the collapse of country exchange rate and hot money bubble. Okay, और ये problem start हुआ था थाईलैंड में after the Thai baht plunged in value. Okay, उसके बाद ये वाला problem arise हुआ, और ये जो कंट्रीज़ को अफेक्ट किया वो उसमें से एक कंट्री मलेशिया था, एंड इंडोनेशिया हेयर, एंड कोरिया।
सो ये सब कंट्री जो है इससे इफ़ेक्ट भी हुए थे. So thank you guys. I have tried to cover all the major important topics of this chapter. Hopefully ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा. आप लोग इसे रिवाइज़ कीजिए. कम से कम टाइम में कोशिश किया गया है पूरे चैप्टर को अंडरस्टैंड करवाने का. ओके, थैंक यू सो मच. और अगर पसंद आए तो वीडियो को पूरा देखें, फ्रेंड्स को शेयर करें. थैंक यू.